अच्छा, आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। तो आज जो हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो इसमें दो मेन लॉ है जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक लॉ है बायट सेवर्ट लॉ। तो बायट सेवर्ट लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये दो लॉ हैं जिनको पढ़ना भी है और इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो दो तो इम्पोर्टेंट लॉ हो गए, बायट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, जिनको समझना है और उनकी एप्लीकेशन भी समझनी है। ठीक है, लेकिन पहले फंडामेंटल चीजें देख लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, देखो करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। मान लिया एक पार्टिकल है हमारे पास, मान लिया एक पार्टिकल है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल ही है ये हमारा, एक कोई चार्ज पार्टिकल है ये हमारा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता है, किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। यानी जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। यानी अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो ये एक पॉइंट चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। और ये किस कंडीशन में है? ये रेस्ट की कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है। तो स्टैटिक चार्ज है मतलब रेस्ट की कंडीशन में चार्ज है, तो इसके आसपास जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यही चार्ज यानी एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? सोर्स है। यानी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन पे है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करने लग जाए, क्या करने लग जाए? मोशन करने लग जाए, तो ये चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करने लग जाएगा, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तब मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल ही तो होता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल ही होता है। और उसके आसपास क्या आ जाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को भी आप बी से डिनोट करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल ई है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी से क्या करते हैं हम? डिनोट करते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा टेंथ में, अगर आप देखो तो टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लिया एक करंट कैरिंग ये हमारी वायर है, ये एक वायर ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं, बहुत लंबी वायर, स्ट्रेट वायर ले लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, तो एक्स वाई आपकी एक स्ट्रेट वायर है, एक्स वाई आपकी एक स्ट्रेट वायर है, और ये करंट कैरिंग वायर है। कैसी वायर है? करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरी कर रही है। कितना करंट है इसमें? आई करंट है। कितना करंट है इसमें? आई करंट है। तो आई इसमें क्या हो गया बेटा? करंट हो गया। तो ये करंट कैरिंग वायर हो गई है। तो इसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसके आसपास ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जितनी पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी अगर मैं 3 पॉइंट ले लूं, 1 2 और 3 पॉइंट,
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो या हम एम एन ओ ले लें, एम एन ओ, तो एम एन ओ यही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एम पे मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, तो एन पे मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, तो O पे मैग्नेटिक फील्ड B3 होगा। तो आपको पता है जो पॉइंट जितना ज्यादा पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उधर उतना ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एम पे B1 है, मैग्नेटिक फील्ड एन पे B2 है, मैग्नेटिक फील्ड O पे B3 है। तो B1 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B3, यानी B3 से ग्रेटर B2, B2 से ग्रेटर B1। तो B1 इज ग्रेटर देन B2, B2 ग्रेटर देन B3। ये है, यानी जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये आप देख भी सकते हो, आप अगर इस चीज को देखो तो आप इसमें करंट अगर 0 कर दोगे तो आसपास का मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा। तो अब आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। और ये आप देख भी सकते हो, अगर आपके पास एक, आपने देखा होगा बेटा, पॉइंटर है जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है, तो आप उस पॉइंटर को, मैग्नेटिक पॉइंटर को यहाँ पे रखोगे, तो मैग्नेटिक पॉइंटर को यहाँ पे रखोगे तो ध्यान देना, अगर इसमें करंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, यानी आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट आ जाएगा, मान लो 1 एम्पियर का करंट आ गया, किधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ, तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाने लगता है, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किधर की तरफ, मान लो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। करंट का अमाउंट अगर आप बढ़ाते हो तो पॉइंटर की डिफ्लेक्शन और बढ़ जाती है, और अमाउंट बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड करंट का बढ़ाओगे, तो मान लो 4 एम्पियर कर दिया तो पॉइंटर की डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर, वापस करंट 0 कर दो, तो फिर से पॉइंटर किस में आ जाएगा, अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन क्या कर दें, अगर हम करंट की डायरेक्शन क्या कर दें, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो करंट की डायरेक्शन जब आप रिवर्स कर दोगे, तो मान लिया मैंने 1 एम्पियर ही लिया, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तब भी वो दिखाएगा डिफ्लेक्शन। तब अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटर क्या करेगा, मैग्नेटिक पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक पॉइंटर। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये एक छोटी सी क्या होता है, ये एक समझो, ये मेटेलिक एक क्या होती है, कैविटी होती है, ऊपर ग्लास लगा होता है, अंदर एक समझो एक टाइनी बार मैग्नेट होती है। ठीक है, टाइनी बार मैग्नेटिक या मैग्नेटिक पॉइंटर कहते हैं। ये पॉइंटर इसमें मैग्नेटिज्म होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो ये हल्का होता है, ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन, करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो ये तो कंफर्म करता ही है कि एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो कंफर्म है, पर कितना होता है उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो कितना होता है उसका फॉर्मूला हम 2 लॉ से ड्राइव कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं और बायट-सवार्ट लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला हम बाद में ड्राइव करेंगे, पहले बेसिक मैग्नेटिज्म की हम चीजें पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, बेसिक इफेक्ट देखते हैं करंट का, बेसिक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो मैं बता दे रहा हूं कि अगर एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, अगर एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये आपकी एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इस वायर को एकदम स्ट्रेट वायर है, काफी, वैसे तो कहते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग है, पर जरूरी नहीं इनफाइनाइट लॉन्ग हो, काफी लॉन्ग हो। ठीक है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। एक्स वाई हमने एक वायर ले ली जो काफी लंबी है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, किधर से किधर करंट फ्लो कर रहा है, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स से वाई की तरफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो एक्स वाई आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर या एक स्ट्रेट वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है,
और उसमें वो करंट कैरिंग वायर है, उसमें कितना करंट है, वो करंट कैरिंग वायर है, उसमें जो करंट है वो कितना करंट है, आई करंट है। कितना करंट है, आई करंट है। तो आपको पता है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने पहले ही बताया इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यह पता भी लगा सकते हो, अगर आप यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक पॉइंटर रखते हो और यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक पॉइंटर रखते हो, तो जब करंट जीरो होगा, यानी जब वायर में कोई करंट नहीं है, तो पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब इसमें आपने एक फाइनाइट करंट पास करा दिया, मान लो 2 एम्पियर करंट पास करा दिया, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। मान लो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे पता चल गया, इसका मतलब आसपास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। आसपास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्चुअली करंट है किसकी वजह से है, जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन की कंडीशन में होगा तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, चाहे उस पर कितना भी चार्ज हो, कम हो ज्यादा हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर वो किस में होगा, मोशन की कंडीशन में होगा, तो उसके आसपास जो होता है, उसके आसपास क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और बी होता है। तो आप इसमें भी देखो, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, जो करंट कैरियर्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, वो मोशन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, तो उनके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज समझा दी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने आपको बताया जो पॉइंट जितना पास होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, पॉइंट दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो देख, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो काफी क्लोज है वायर के, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मान लो B1 है। जब आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, और दूर चले गए आप N पे चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया, वीक हो गया, B1 से कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और दूर ले गए पॉइंट को आप O पे ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड B3 हो गया, तो डिस्टेंस और बढ़ गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और कम हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चीज तो इस पे डिपेंड करता है, पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट पे आप इंटरेस्टेड हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की। मान लो मैं यहाँ पे किसी पॉइंट P पे क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट P है, ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर है, जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। कहने को इनफाइनाइट लॉन्ग भी कह सकते हो या वेरी लॉन्ग भी कह सकते हो। इसके आसपास अगल बगल एक पॉइंट हमने लिया, कंसीडर किया। कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया, P पॉइंट हमने कंसीडर किया है। P पॉइंट पे जो हमने P पॉइंट कंसीडर किया है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं किससे, B से डिनोट करते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा B। पर हमें पता नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ना तो इसका अभी अमाउंट पता है, ना ही इसका फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे बाद में बायट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ से, लेकिन अभी आप डायरेक्ट ही समझ लो कि कितना होगा, उसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, तो अगर ये P पॉइंट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो P पॉइंट का, किसका, P पॉइंट का करंट कैरिंग वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो करंट कैरिंग वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मान लो वो R है। कितना है, R है, स्मॉल r ले लिया, कितना ले लिया, स्मॉल r है। तो स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है किसका, P पॉइंट का फ्रॉम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो याद कर लो कितना होता है अभी, तो वो होता है बी, और बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यानी अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे कि वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पे, और एक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है पॉइंट के डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि स्टेट करंट कैरिंग वायर में कितना करंट है और पी पॉइंट करंट कैरिंग वायर से कितनी दूर है, पी पॉइंट करंट कैरिंग वायर से कितनी दूर है, यानी पी पॉइंट का वायर से डिस्टेंस जो कि आर है, और वायर में कितना करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वायर में जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, वायर में जितना कम करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। पॉइंट दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, पॉइंट पास आएगा वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये पी पॉइंट वायर से जितनी दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और पॉइंट पी वायर से जितनी ज्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा, पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वायर के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी बोल रहे हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, सारे इसी के ही नाम है, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट इंक्रीज करेगा वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट के डिस्टेंस के। पॉइंट जितना ज्यादा पॉइंट दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा, पॉइंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, मान लो कांस्टेंट लगा दिया के एक कांस्टेंट है, और इस के की वैल्यू इस केस में जो आ रही है वो आ रही है हमारी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या होता है, तो ये म्यू नॉट होता है आपकी कि आपका जो फ्री स्पेस होता है वैक्यूम, वो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट हर मीडियम ट्रांसफर करता है, वाटर भी अपने अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, ऑयल भी अपने अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट का ट्रांसफर कर सकता है, एयर भी अपने अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रांसफर करती है। तो कोई मीडियम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रांसफर करता है, पास करता है, तो उसको कहते हैं परमिटिविटी या परमिएबिलिटी। मैग्नेट के लिए तो परमिएबिलिटी बोल देते हैं, है ये वही चीज, परमिटिविटी ही है। तो कोई भी मीडियम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर रहा है, परमिट कर रहा है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसको डिनोट करते हैं म्यू से। और एयर या वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास करते हैं, एयर या वैक्यूम कितना मैग्नेटिक इफेक्ट अपने अंदर से पास करते हैं, उसकी परमिएबिलिटी, यानी एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी या परमिटिविटी को म्यू नॉट बोलते हैं। तो म्यू नॉट जो है वो परमिटिविटी है, यानी परमिएबिलिटी है किसकी, वैक्यूम या एयर की। तो यानी कोई भी मीडियम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर रहा है, परमिट कर रहा है, तो वो उसकी परमिएबिलिटी होती है, म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं।
और एयर या वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर रही है उसे म्यू नॉट बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं इसे। ये एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, यानी एयर या वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ही होता है एयर या वैक्यूम के लिए। तो म्यू नॉट अपॉन, तो जो के था हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाया हमने, एक कांस्टेंट लगाया के जो है एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। इस केस में आएगी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। फॉर्मूला हम बाद में ड्राइव करेंगे, तो के की वैल्यू लिखेंगे, कितनी आ जाएगी के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यही है जिसमें कि आपको पता है आई क्या है, आई है करंट जो वायर में फ्लो कर रहा है स्ट्रेट वायर में। आर क्या है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट का, कहां से, वायर से। और म्यू नॉट क्या है बेटा, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है किसकी, वैक्यूम की या एयर की, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, एयर या वैक्यूम अपने अंदर से कितना इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पास कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, परमिट कर रही है। ठीक है, कितना मैग्नेटिक इफेक्ट परमिएबल है मीडियम में से, उसे परमिएबिलिटी या परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किसके लिए बना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बी होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नॉट की अभी वैल्यू याद कर लो, मैं यूनिट भी बता दूंगा। म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू अभी आप याद ही कर लोगे, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू है। मान लो हम समझते हैं इसमें, मान लिया हमारे पास करंट जो है वायर में, जो करंट है, मान लो वायर में करंट है 4 एम्पियर, वायर में करंट कितना है, 4 एम्पियर का करंट है। और जो पॉइंट है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से मान लो कितने डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। किस पे है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर है। आप सारी वैल्यू डाल दो। आई आपका करंट है, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो आप 4 एम्पियर डाल दोगे, 4 डाल दोगे, यूनिट में लिख नहीं रहा, 4 एम्पियर। आर आपका 1 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस पॉइंट का वायर से 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, तो ये मीटर में जो हो जाएगा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। अरे 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। तो मीटर में डालना है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अगली चीज अगर हम देखें, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये है। तो देखो पाई से क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 10 की पावर -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +2, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी यूनिट कितनी होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला में। किसमें होती है, टेस्ला। तो 8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, 8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पे, पी पॉइंट पे। अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम कर दूंगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट डिक्रीज कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, मैंने अभी इसकी डेरिवेशन नहीं बताई है।
इसकी डेरिवेशन वैसे एनसीईआरटी में एम्पियर सर्किटल लॉ पे है, लेकिन हम इसको ड्राइव बायट-सैवर्ट लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है, पर करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। कुछ डेरिवेशन दोनों से हो जाती हैं, बायट-सैवर्ट लॉ से भी हो जाती हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हो जाती हैं। आगे ये पढ़ेंगे दोनों लॉ, अभी बहुत आगे है। और कुछ डेरिवेशन सिर्फ बायट-सैवर्ट लॉ से होगी तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं होगी, जो एम्पियर सर्किटल लॉ से होगी वो बायट-सैवर्ट लॉ से नहीं होगी। ऐसे ही मान लो अगर ये तो स्ट्रेट वायर थी, ये तो क्या थी आपकी, एक स्ट्रेट वायर थी। अगर आपके पास एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे। मान लिया ये आपकी एक वायर है, सर्कुलर वायर, ये आपकी एक सर्कुलर वायर है, या आप एक रिंग भी समझ सकते हो, समझो ये मेटेलिक रिंग है, ये मेटेलिक रिंग है या सर्कुलर वायर समझ लो, ठीक है। तो इसमें करंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें करंट क्लॉकवाइज भी चल सकता है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है। मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसे हो गया करंट? एंटी क्लॉकवाइज करंट है। कितना करंट इसमें मूव कर रहा है? मान लो आई करंट इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक समझो सर्कुलर मेटेलिक रिंग है या कंडक्टिंग रिंग है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, मेटल या मेटल कह लो, ठीक है। और ये सर्कुलर है, सर्कुलर वायर ही कह लो। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या वायर या सर्किट है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कितना होगा। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर को जो भी नाम देना हो, सेंटर को हम ओ भी बोल देते हैं, देने को पी भी नाम दे देते हैं, तो मान लो जो भी है। तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट कैरिंग लूप के आसपास भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट कैरिंग लूप के आसपास भी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें फाइंड करना है। करेंगे अभी आगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी ये क्या है। तो अभी भी वही सेम कहानी आ जाती है इसमें। मान लो लूप का, यहाँ पे तो सर्कुलर लूप है, तो लूप का क्या ले लेंगे हम? रेडियस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेडियस ले लेंगे। किसका? लूप का। तो यहाँ लूप का हम रेडियस ले लेंगे। तो ये लूप है, लूप का हम क्या ले लेंगे? रेडियस ले लेंगे। तो हमने रेडियस ले लिया, कितना ले लिया? आर। यहाँ जो आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। वायर से अभी भी डिस्टेंस सेंटर का कितना है? जो रेडियस है। समझो वायर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है, पॉइंट कहाँ पे? अब जो पॉइंट है वो सेंटर पे है, पॉइंट हमारा सेंटर पे है। तो पॉइंट का वायर से जो डिस्टेंस है वो आर है, वही तो रेडियस ऑफ द लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका? पॉइंट का, फ्रॉम दी करंट कैरिंग वायर। यही है, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट यानी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, इक्वालिटी लगाओगे, तो फिर कोई कांस्टेंट लगाओगे। मान लो इस बार कांस्टेंट के डैश आ गया, ये कांस्टेंट है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कांस्टेंट बनते हैं। फॉर्मूले से आ जाएगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट से आ जाता है। हम थ्योरी में भी ड्राइव कर सकते हैं, इसको ड्राइव भी करेंगे। के जो आएगा वो कितना आएगा? इस केस में के की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? तो इस केस में जो के की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन में 2। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन में 2।
तो k की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी, k डैश की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय, ये किसकी वैल्यू आएगी, ये k डैश की वैल्यू आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होता है, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ जाएगा 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ जाएगा 2r, ये आपका आ गया। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको फिर वही चीज है, मैंने बता रखा है कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, वैक्यूम यानी जहां कोई मीडियम नहीं होता, फ्री स्पेस भी बोलते हैं, नो मीडियम, जहां कोई मीडियम नहीं होता, ये वैक्यूम। तो उसकी परमिएबिलिटी, उसके अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास हो सकता है, उसकी परमिएबिलिटी। आई क्या है, करंट इन दी सर्कुलर लूप, आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है, आई करंट इन द लूप है, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप निकाल भी सकते हो इसके लिए। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, मान लो करंट, फिर वही समझते हैं, मान लो 4 एम्पियर करंट था, फिर वही कहानी ले लेते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कुलर लूप है, सेम ले लिया मैंने डाटा। तो यहाँ पे देखो अलग आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में क्या है 2r, यही है। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ भी म्यू नॉट की वैल्यू डाल दोगे, कितनी आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना है, करंट है 4 एम्पियर, तो करंट की डाल दोगे 4 एम्पियर। और आर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो मिलीमीटर, मिलीमीटर कह रहा हूँ, मीटर में कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2 मीटर। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 पाई, 2 है तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई, और ये आ जाएगा 10 की पावर -5 टेस्ला। तो देखो पीछे वाले केस में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी, डाटा सेम था, करंट वही 4 एम्पियर का था, और पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर था ना, पॉइंट का डिस्टेंस c था। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो कितना आ रहा था 8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और अभी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में अगर सेम डाटा लिया, लेकिन ये सर्कुलर करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 8 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, यानी पहले से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कितने टाइम्स ज्यादा आ रहा है, पाई टाइम्स ज्यादा आ रहा है। ठीक है, डाटा तो सारा क्या था सेम। तो वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अगला आता है बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स भी लगता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अभी बेटा दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग ना, जब ये खत्म हो जाएगी 4 मिनट में खत्म हो जाएगी, 3 मिनट में, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग एक बार। ठीक है, अगला आता है बेटा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखते हैं उस चीज को। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई मूविंग चार्ज है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। पहली बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वैसे ही मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, किसमें,
मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तब भी रेस्ट पे है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो देखते हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है कि मान लिया अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कितना है चार्ज, मान लो चार्ज पार्टिकल क्यू है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जो फोर्स होता है, अगर हम देखें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन होती है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। तो एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू v b साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ये होता है, ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है उन्हें चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स ये होता है, उस पे लगने वाला फोर्स ये होता है। बेटा मीटिंग एंड हो जाएगी, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं अभी फिर कंटिन्यू करता हूँ 1 मिनट के बाद। कर लिया सबने ज्वाइन, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, तो मैंने आपको बताया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल inside a uniform magnetic field, force on a moving charge in magnetic field, in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तभी उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अभी हम इसको डिटेल में कर लेंगे। मान लिया हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। तो एक पॉइंट चार्ज है जिसपे कितना चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज की है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और पार्टिकल मान लो इस साइड मूव कर रहा है, और पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हो गई, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, थीटा उनके बीच में एंगल होगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, यानी थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से है, यानी जितना चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स सॉरी उतना ज्यादा होगा। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज्यादा होगा। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा, फोर्स ज्यादा होगा, और एंगल दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। इस तरीके से, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ क्या है, एफ क्या है बेटा, फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के।
तो अगर मैं सबको इकट्ठा कर दूं तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। ये सारी चीज आ गई। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। और प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे, इक्वालिटी साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम कांस्टेंट को, के डैश जो भी है तो होता है। कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। कांस्टेंट की वैल्यू इस केस में कितनी आती है? 1 आती है, तो वैल्यू 1 होती है। तो ये फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है। अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लूंगा, किसमें लूंगा? वेक्टर फॉर्म में लूंगा। तो वेक्टर फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो ध्यान देना, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। साइन थीटा है तो कैसा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो V क्रॉस B क्या होता है? V क्रॉस B। तो यानी जो फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू V क्रॉस B। यानी V राइट हैंड लिया, हथेलियों को, पाम को किसकी तरफ रखा? वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, और क्रॉस P। तो थंब किधर आ रहा है? बाहर। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? बाहर की तरफ। क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इस समय इधर है, आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पे एक स्क्रू रखो, कहाँ पे? जहाँ पे चार्ज है, और स्क्रू को घुमाओ, V से B की तरफ घुमाओ, V से B की तरफ। V से किधर घुमाना है? V से किधर की तरफ घुमाना है? V से B की तरफ घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, स्क्रू किधर निकल के आएगा भाई? बाहर निकल के आएगा। तो किधर है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन? बाहर। आप चार्ज के ऊपर एक क्या रखोगे? स्क्रू रखोगे, और स्क्रू को आप घुमाओगे, स्क्रू को आप घुमाओगे वी से किधर की तरफ? बी की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, स्क्रू बाहर निकलेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हथेलियों को V की तरफ रखा और क्रॉस कर दिया B की तरफ। हथेलियां वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रख के और क्रॉस कर दिया B की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आ गया? बाहर की तरफ। किधर की तरफ आ गया? बाहर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू V क्रॉस B। ये आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, डायरेक्ट ही, वैसे इसकी डेरिवेशन भी नहीं है, ध्यान देना। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं, इस फॉर्मूले को तो आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, इसको ड्राइव नहीं। ये एनसीईआरटी में या सीबीएसई में इसकी डेरिवेशन नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही है। डायमेंशनली करना चाहो कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर, ठीक है, इसकी डेरिवेशन करनी नहीं होती। मैं अब इसको थोड़ा प्रॉपर ही समझा देता हूँ, थोड़ा डायरेक्शन के साथ समझा देता हूँ। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लो आपका वाई एक्सिस है। अब कहोगे ये कैसा वाई एक्सिस है भाई? ये 3D में है, अब बोर्ड पे कैसे बनाओ? बनना तो वाई एक्सिस ऐसे चाहिए था। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन बनता, ये आपका क्या बनता? एक्स वाई प्लेन बनता। ये बनता ना बेटा, ये एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई आपका प्लेन होता है। पर अब पॉसिबल ही नहीं है, फिगर 3D में है, बोर्ड मेरा 2D में है, तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऐसे दिखा दिया तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन माइंड में रखना ऐसे ही है, ठीक है, माइंड में ऐसे ही रखना, एक्स और वाई, ये प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब कोई चार्ज पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है। अब कोई चार्ज पार्टिकल मान लो एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है, तो मान लो ऐसे ही समझते हैं, इसको 2 पल के लिए छोड़ देते। मान लो ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये एक्स वाई प्लेन था। मान लो चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक्स वाई प्लेन है।
एक्स वाई प्लेन में चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लो इससे, ठीक है। पर ये 3D फिगर है तो बोर्ड पे समझाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे ले लिया। तो ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस में ही मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। और वेलोसिटी जो पार्टिकल की है, ये तुम्हें लग रहा होगा ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है यार, ये मैंने समझाया ना कि वाई एक्सिस ऐसे है, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अब क्योंकि 3D फिगर है इसलिए ऐसा है, वाई एक्सिस ये रहा और ये पार्टिकल इस v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल मान लो कितना है, थीटा एंगल। कितना है, थीटा एंगल है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ये ऊपर जो है वो मान लो जेड एक्सिस है, क्या है, जेड एक्सिस है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स आप समझ भी सकते हो, ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, v वेलोसिटी थी, और एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इधर थी, v वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर था। तो v क्रॉस b फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की। वैसे भी देख लो, v से क्रॉस करोगे किधर, b की तरफ, तो v क्रॉस b। तो अगर मैं नीचे एक स्क्रू रखूं, नीचे एक स्क्रू रखूं और उसको v से b की तरफ घुमाओ, v से b की तरफ घुमाओ, ये v है वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, v से b की तरफ घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, एफ लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैंने अभी बताया, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, v क्रॉस b के कितने टाइम्स, v क्रॉस b के कितने टाइम्स, v क्रॉस b के क्यू टाइम्स, चार्ज टाइम्स, क्यू टाइम्स होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन v क्रॉस b होती है। स्केलर फॉर्म में लिखना होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा क्यू v b साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म में हो गया। क्यू क्या हो गया बेटा, क्यू हो गया इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज हो गया। मान लो ये पॉइंट चार्ज है, मान लिया ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, और इसकी वेलोसिटी किधर है, इसकी वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। और वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। एंगल जितना बड़ा होगा साइन थीटा जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा। और डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं v क्रॉस b से, v क्रॉस b से, आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अगर वैसे 3D में देखें तो ये y एक्सिस है और ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो ये बना रही है, ठीक है। और v क्रॉस b, v क्रॉस b फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी v क्रॉस b, फोर्स किधर लगा, ये तुम्हें लग रहा है नीचे, ये इधर है वेलोसिटी, तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, तो फोर्स किधर होगा, ऊपर होगा। तो
ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। किसी पे भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हम इसमें एक ले लेते हैं, मान लिया कि हमारे पास जो है एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है मान लो 8 कूलम का चार्ज। कितना चार्ज है? 8 कूलम का चार्ज है। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लिया हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। कितने कूलम का पॉइंट चार्ज है? 8 कूलम का पॉइंट चार्ज है। और मान लो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मान लो वो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 100 टेस्ला है। कितना है? 100 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, कितना? 100 टेस्ला है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितना चार्ज है? 8 कूलम का चार्ज है। ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो मान लो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ये है। तो आप फोर्स निकाल सकते हो कितना आ जाएगा। तो हमें पता है जो फोर्स होता है वो कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा। चार्ज कितना है भाई? 8 कूलम, तो 8 हो गया। वेलोसिटी कितनी है भाई? 40 मीटर, तो इंटू 40 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला, तो 100 हो गया। और साइन 30, साइन 30 कितना होता है बेटा? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 होती है 1/2। यही आ गया। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 रह जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16,000 न्यूटन, यानी किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा? किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा? 16 किलो न्यूटन का क्या लगेगा? उसमें फोर्स लगेगा। अच्छा खासा फोर्स लगेगा। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? 16 किलो न्यूटन लगेगा। किधर लगेगा बेटा? ये V क्रॉस B किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। कितना? 16,000 न्यूटन, यानी 16 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हम निकाल सकते हैं। इसकी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट यूज ही करना है। एक और चीज, अगर दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 0 होता है। अगर दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 0 होता है, यानी चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल मूव कर रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर रहा होता है? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा होता है, एकदम पैरेलल। तो आपको पता है थीटा कितना होता है? तब थीटा 0 होता है। थीटा तब 0 होता है, तब फोर्स कितना होता है? तब जो फोर्स होता है F=QVB साइन थीटा। तब एंगल कितना होता है? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है? 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फोर्स कितना होगा? 0। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? 0 लगता है। कितना लगता है? 0 लगता है। या एंटी पैरेलल मूव करे, क्या मूव करे? एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, तो थीटा कितना होगा? 180। एंटी पैरेलल यानी मैग्नेटिक फील्ड उधर है और वेलोसिटी पार्टिकल की इधर हो जाए, वेलोसिटी पार्टिकल की इधर हो जाए, तो कितना हो जाएगा? तब भी वही है, QVB साइन थीटा। थीटा कितना? एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, कितना हो जाएगा? 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? 0। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर मिनिमम लगेगा। और कितना लगेगा? 0 लगेगा। कितना लगेगा? 0 लगेगा। मिनिमम वही होता है, मिनिमम 0 ही होगा। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा क्या हो? मैक्सिमम। फोर्स आपका जब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये साइन थीटा की कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू। और ये साइन 90 के लिए होती है। किसके लिए होती है? साइन 90। तो यानी थीटा कितना होना चाहिए? 90। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। तब उस पर क्या लगता है? मैक्सिमम फोर्स लगता है।
तो उस हिसाब से देख लेते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है, तो आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, दिखने में नहीं लग रहे क्योंकि ये बहुत 2 डायमेंशनल है, वैसे तो वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वेलोसिटी वेक्टर है, तो थीटा कितना हो जाएगा तब क्या है 90 और साइन 90 कितना होता है 1, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है क्यू वी बी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा क्यू वी बी लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल ही सकते हो v क्रॉस बी, या स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया ना, एक स्क्रू ले लो, जैसे v तो मैंने ऐसे दिखाया प्रैक्टिकली, तो ये v ऐसे है, यानी y एक्सिस ये रहा ना, तो स्क्रू को घुमाओगे यहाँ रख के, कहां से कहां घुमाओगे, v से b की तरफ घुमाओगे, v से b की तरफ, क्योंकि v क्रॉस b है, v क्रॉस v होता है तो b से b की तरफ, लेकिन ये v क्रॉस b है, तो v क्रॉस b तो ऐसे घुमाओगे, तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे, स्क्रू किधर जाएगा भाई ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो ये फोर्स हो गया। इसकी कोई डेरिवेशन थी, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आगे देख, 2-3 मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दे देता हूँ, देखो तुम कर पाते हो नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक है। लिखना बेटा इसमें, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius 20 centimeter, of radius 20 centimeter, having current 10 ampere, having current 10 ampere, find the magnetic field strength, find the magnetic field strength at the center of the loop, find the magnetic field strength at the center of the loop, find the magnetic field strength at the center of the loop. सर 10⁻⁻⁷। डायरेक्ट ही हो जाएगा, मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला जो बताया था वो ये था, b इक्वल टू किसके बराबर था, b इक्वल टू कितना था, म्यू नोट आई अपॉन में क्या था बेटा 2r, इसके लिए यही था, कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया म्यू नोट कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2r था, म्यू नोट की वैल्यू डाल दो, म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई आपका कितना है 10 एम्पियर, ये तो 2 है, रेडियस कितना हो गया जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तो मीटर में कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हो जाएगा ये 40, तो 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये किधर आ जाएगा बेटा, ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -5, तो कितना हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू डालनी है तो डाल दो 3.14 इंटू 10 की पावर 5 टेस्ला, कितना आ रहा है बेटा सबका, पंकज कितना आया था, यही है सर, ठीक सेम है सर। अच्छा, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो अब इसमें भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें भी अगर हम देखें तो इसके अंदर ही अगर मैं एक और लूप ले लूं, मान लिया बेटा मैंने एक और लूप ले लिया, दो ले लिए, दो करंट कैरिंग लूप ले लिए मैंने, एक तो बाहर है करंट कैरिंग लूप और एक और करंट कैरिंग लूप ले लिया मैंने, दूसरा भी इसी के अंदर करंट कैरिंग लूप ले लिया, और इसमें भी करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज दिया, बाहर वाले में कैसे है, बाहर वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें भी करंट कैसे है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो इसमें करंट I1 है
बाहर वाले में करंट I1 है, मान लो 10 एम्पियर ही था, अंदर वाले में करंट जो है वो I2 है, और मान लो वो 4 एम्पियर है, और दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और दोनों कोप्लेनर है और कोसेंट्रिक है। दो करंट कैरिंग लूप है, दोनों कोप्लेनर है और कोसेंट्रिक है, दोनों का प्लेन भी सेम है, दोनों का सेंटर भी सेम है। तो नेट मैग्नेटिक, और एक का रेडियस अगर मान लो, बड़े वाले का जो रेडियस है वो तो हमने अभी देखा था, बड़े वाले का जो रेडियस है यानी R1, बड़े वाले का जो रेडियस है यानी R1, वो मान लो 20 सेंटीमीटर, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में लिया था, और छोटे वाले का जो मान लो रेडियस है, मान लो आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी R2 आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो लूप है, एक बड़े वाला लूप जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, छोटे वाला लूप जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। बड़े वाले लूप और छोटे वाले लूप में दोनों में करंट है, बड़े वाले लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और छोटे वाले लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है। बड़े वाले लूप में करंट 10 एम्पियर है, छोटे वाले लूप में करंट 4 एम्पियर है। दोनों कोसेंट्रिक और कोप्लेनर है, कोसेंट्रिक और कोप्लेनर है। तो अब सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसमें भी निकालना। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन में करंट, तो राइट हैंड लो और करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा बड़े वाले की वजह से। छोटे वाले में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें भी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा। यानी बड़े वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बड़ा वाला जो लूप है उसमें मैग्नेटिक, उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो मूव कर रहा है, तो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में कितना होता है 2r। तो इसके लिए रेडियस कितना था, इसके लिए रेडियस R1 था, इसके लिए करंट कितना था I1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा V1। और मैग्नेटिक फील्ड की इसके लिए डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि मैग्नेटिक फिंगर किधर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है। और अभी मैंने निकाला कितना आया, वैल्यू तो सेम है, म्यू नॉट आई, और इन सब की वैल्यू डालोगे तो कितनी आ रही थी, ये आ रही थी पाई इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला आई थी ना अभी पीछे वाले केस में। इसी के अंदर मैंने दूसरा लूप भी रख दिया। इसमें भी करंट कैसे चल रहा है बेटा, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। कितना करंट चल रहा है, I2 करंट चल रहा है। कितना I2 करंट था, 4 एम्पियर था। इसका रेडियस जो है, बाहर वाले का तो हमें पता ही है, बड़े वाले लूप का रेडियस तो पता ही था, तो बड़े वाले लूप का जो रेडियस था वो तो R1 था, और छोटे वाले लूप का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, R2 होगा। कितना लिया वो R2 रेडियस जो हमने कितना ले लिया, इसका 10, इसका कितना था 20 था, तो इसका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, छोटे वाले लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ तो थंब किधर आएगा, बाहर, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो छोटे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V2 होगा, बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V1 था, छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V2 है। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r है। तो करंट कितना है इसमें, I2, रेडियस कितना है इसका, R2, कितना हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I2 कितना है भाई, इसमें करंट है 4 एम्पियर अपॉन में 2, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो गया 16, 16 का हाफ हो गया, कितना हो जाएगा 8, यही है। और ये 10 से कैंसिल, -1 हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा +1, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा।
इसको हम 5 की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको चाहे 5 में लिख दो, चाहे इसको 5, इतने टेस्ला हो गए। अब देखो B1 भी बाहर है और B2 भी बाहर है। बड़े वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, छोटे वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? आप दोनों को अगर ऐड B2 में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। कर दिया ना, कर तो दिया, किया नहीं था बेटा, फिर से देख ले, कर दिया था। ये 4 पाई था, ध्यान दे, तू ध्यान दिया कर गीता, थोड़ा कंसंट्रेशन कम है तेरी। और करंट कितना बेटा? 4 एम्पियर है, ये 2 है, R2 कितना था? 10 सेंटीमीटर था, तो मीटर में हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इतने टेस्ला है, इतने टेस्ला है, ठीक है, इतने टेस्ला है। तो उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 का हाफ कितना हो गया? 8, ये 10 की पावर माइनस 1 रहेगा, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -6, इतने टेस्ला। तो दोनों को ऐड करो, या तो इसको -6 बना दो या तो इसको -5 बना दो, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो इसको -6 बनाना है तो इसको 10 पाई इंटू 10 की पावर -6 लिख दूंगा। अब दोनों को ऐड कर लो, आसानी से ऐड हो जाएगा। 8 पाई और 10 पाई कितना हो जाएगा? 18 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 टेस्ला। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, किधर आ जाएगा भाई? आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। किधर आ जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं करंट की, अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दे रहा हूं, अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दे रहा हूं, कैसे कर दे रहा हूं करंट की डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया, अंदर वाले लूप की मैं क्लॉकवाइज कर दे रहा हूं। सब कुछ सेम रखा, लेकिन अंदर वाले लूप की डायरेक्शन जो है करंट की, वो क्लॉकवाइज कर दी। मान लिया हमने क्लॉकवाइज कर दी, ये लो हमने क्लॉकवाइज कर दी। तो अगर आप क्लॉकवाइज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ध्यान देना, अगर कोई लूप है और उसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अगर कोई लूप है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ऐसे भी समझ सकते हो, राइट हैंड लोगे, उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अंगूठा बाहर आ रहा है, थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड लो, उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओ, अंगूठा अंदर है, थंब अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो देखो, बाहर वाले जो बड़ा लूप है उसमें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 था, वो आउटवर्ड नॉर्मल है। और छोटे वाला जो लूप है, छोटे वाला जो लूप है उसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो उसमें उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 यही रहेगा, पर अब किधर होगा? अंदर की तरफ। तो B1 बड़े वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है जो आउटवर्ड नॉर्मल है, और छोटे वाले लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 है जो इनवर्ड नॉर्मल, जो इनवर्ड नॉर्मल है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 माइनस B2, क्योंकि अब ध्यान देना, B1 आउटवर्ड नॉर्मल और B2 इनवर्ड नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो B1 ग्रेटर है किससे? B2 से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 माइनस B2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 10 पाई माइनस 8 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। आ रहा है बेटा समझ? अरे आया समझ नालायको? हेलो, यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है बेटा। तो एक क्वेश्चन तुम करना। यस सर, मैं तो रह गई। हाँ तू तो पागल, तू अब तक देख ले, नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं बेटा। अच्छा ध्यान देना, आज ये फिजिक्स का 4th चैप्टर है, फिजिक्स के 4th चैप्टर की आज पहली क्लास थी, ठीक है। पता है मुझे। कल केमिस्ट्री का मैं नया शुरू करूंगा, ठीक है, मैं 3rd शुरू कर दूंगा कल केमिस्ट्री का मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर दूंगा।
एक क्लास उसकी रहती है सेकंड चैप्टर की, वैसे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें थोड़ा बहुत वैसे ही थ्योरी में बताने, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, और रिवीजन में भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक क्लास कभी लेनी होगी तो संडे दे दूंगा, लेकिन कल मैं थर्ड शुरू कर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा इधर देखते हैं बेटा, आप खुद ही करना है इस चीज को। लिख लेना बेटा इसमें, टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स having radius, two circular current carrying loops having radius 20 centimeter 20 centimeter and 5 centimeter respectively, 20 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the net magnetic field at the center of the loop. Find the net magnetic field at the center of the loop also find the direction of the magnetic field. Also find the direction of the magnetic field. हालांकि मैं ये नहीं लिखवा रहा इसमें कि ये दोनों रिंग जो है ये कोसेंट्रिक है कोप्लेनर है, ये तो ऑलवेज होगा ही, अभी के केस में तो है ही, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें क्योंकि दोनों ही बोर्ड पे बनी है, वो एक प्लेन है, दोनों के सेंटर कॉमन है और दोनों कोप्लेनर है, तो ये मैं नहीं लिखवा रहा। निकालना बेटा एक बार इसका आंसर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर में, उसकी डायरेक्शन निकालना है। 6 pi multiplied by 10 raised to power minus 5. निकाल लिया बेटा? Yes sir. कितना बताया बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई इंटू 10 की पावर So 6 pi 6 पाई इंटू 10 की पावर minus 5. -5 टेस्ला, और डायरेक्शन किधर है सर बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल। एक बात बताओ नालायको, दोनों में ही करंट तो क्लॉकवाइज चल रहा है यार। सर इनवर्ड है सर, इनवर्ड है। एक बात बताओ, इसमें भी करंट किधर चल रहा है? क्लॉकवाइज। इसमें भी करंट किधर चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो बड़े वाले लूप में भी क्लॉकवाइज है, छोटे वाले लूप में भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में किधर? इनवर्ड नॉर्मल। एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड नॉर्मल। तो अभी तो ये भी क्लॉकवाइज है, बड़े वाला लूप, और छोटे वाला क्लॉकवाइज है, तो इनवर्ड नॉर्मल आएगी। और वैल्यू कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 6 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आ रहा है। यस सर। यस सबका सर। यही आ रहा है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो मैं Yes, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, बाहर वाले को एंटी क्लॉकवाइज कर दे रहा हूँ, बाहर वाले को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, और बाहर वाले में भी 10 एम्पियर का ही करंट कर दिया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पे कितना है? बाहर वाले और अंदर वाले लूप का करंट सेम कर दिया मैंने, I1 I2 10 एम्पियर कर दिया। अब मैंने I1 भी 10 एम्पियर, I2 भी 10 एम्पियर, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस मैंने I2 10 एम्पियर कर दिया, पहले 20 एम्पियर था, अब 10 एम्पियर हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और डायरेक्शन भी बताना बेटा।
सर 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 5. आउटवर्ड इनवर्ड पहले तो ये बताओ भाई। ये क्लास हो सर, जाएगी दोनों का- खत्म, आधा सेकंड सर, दोनों का आधा अलग- मिनट अलग। रह गया। हाँ हाँ बेटा, डायरेक्शन इनवर्ड होगी और 3 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 ऐसा। जो भी है देख लेना, B1 निकाल लेना, B2 निकाल लेना। क्या ग्रेटर आ रहा है? B1 बड़ा आ रहा है सर आउटवर्ड आएगी डायरेक्शन। डायरेक्शन। अरे ये बताओ B1 ग्रेटर है B2 ग्रेटर है? अरे कौन सा ग्रेटर है? B1 B1 ग्रेटर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B1 माइनस B2। इनवर्ड ठीक है। अरे अगर B1 ग्रेटर तो इनवर्ड आएगा ना। अरे ग्रेटर की डायरेक्शन में होगा ना।